सर आपके सामने लिस्ट खुली हुई है। हाँ बिल्कुल सामने लिखे हुए यार, नाम किसी बात है। वेरी गुड, शाबाश। दाऊद ने बताया जी कि पेज 12 है पीडीएफ का, और बुक पेज यानी मेरे ख्याल वो नोट्स का पेज है 11 कहना चाह रहे हैं दाऊद, ऐसी बात है? बिल्कुल। कहते हैं दैट्स ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, तो सबसे पहले है 1206 से 1526 के अंदर, इसको भी हमने बाइफरकेट कर दिया इन 320 सालों को। इसको कैसे बाइफरकेट किया? सबसे पहले लेके आए 1206 से 1290, 1206 से 1290, और ये जो डायनेस्टी है दानियाल आप बोलेंगे नहीं, लोग यहां पे लिखिए कि 1206 से 1290 तक कौन सी डायनेस्टी आपके सामने लिखी हुई है, ताकि मुझे पता चल जाए कि यू पीपल आर ऑन द राइट पेज एंड वी बोथ आर ऑन द सेम पेज। स्लेव डायनेस्टी है जी, स्लेव डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी, गुड। स्लेव डायनेस्टी इट इज नोन एज बिकॉज whosoever ruled in this dynasty ruled for 84 years, 1206 से 1290 तक। तो whosoever ruled here in this dynasty, he himself was a slave or he was the son or daughter of the slave। ठीक है जी, इसलिए इसको स्लेव डायनेस्टी कहते हैं। इसमें टोटल 10 रूलर हैं, आपके सामने लिखे हुए हैं जी, देखें कौन कौन है। कुतुबुद्दीन ऐबक है 1206 से 1210 तक जी दानियाल, ओके? यस सर। दूसरा रूलर है इसमें आराम शाह, ये 1210 से 1211 तक है। दानियाल? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तीसरा रूलर इसमें शमसुद्दीन अल्तमश है, ठीक है जी। स्पोगमाई खटक बड़ी अहम बात कर रही है, वो कह रही है हाउ कुड स्लेव्स रूल। देखें जहानत जो है और वेलर जो है, बहादुरी और लीडरशिप क्वालिटीज जो हैं, वो किसी की मीरास यानी इनहेरिटेंस नहीं है, किसी की ऑनरशिप में, किसी की मलकियत नहीं है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कुतुबुद्दीन ऐबक को यहां बिठा गया था शहाबुद्दीन गौरी, उसको क्यों बिठा गया था इस पे भी बात कर लेते हैं। तो स्पोगमाई खटक आपकी बात का पूरा पूरा जवाब भी आ जाएगा। मोहम्मद अमीर हमजा कहते हैं सर व्हाट इज फुल नेम ऑफ शमसुद्दीन, कैन यू काइंडली रिपीट? अमीर हमजा आपके सामने मेरे बेटे नोट्स होने चाहिए। हिज नेम वाज शमसुद्दीन अल्तमश। लिखेंगे इल्तुतमिश, इल्तुतमिश, और बोलेंगे अल्तमश। हुसन और दौलत किसी की मीरास नहीं होती। ये हसन अहमद साहब ने लिखा है जी कि हुसन और दौलत किसी की मीरास नहीं होती। पता नहीं हसन, दौलत किसी की मीरास क्यों नहीं होती है, आपने क्या बात की है? हुसन किसी की मीरास नहीं होती, ऑल राइट, एग्रीड, ठीक है। एक वो क्रिस गेल का बच्चा भी बड़ा प्यारा हो सकता है, याह काले बंदे का बच्चा बड़ा प्यारा हो सकता है, लेकिन ये आपने क्या बात की दौलत वाली है, मुझे समझ दौलत तो होती मीरास में, ज्यादातर मीरास में मिल जाती है। सबा खान कहते हैं ही गॉट हिज फ्रीडम, हाँ जी फ्रीडम मिल गया तो फिर गुलाम क्या करें। ओके, देखिए 1206 से बात स्टार्ट हुई। पहला आदमी है कुतुबुद्दीन ऐबक, टोटल इसमें 10 लोग हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के गिर्द एक डब्बा बना, स्टार लगा दें जी, कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ स्टार लगा दें, यानी ये अहम आदमी है। कौन है कुतुबुद्दीन ऐबक, कहां से आ गया है कुतुबुद्दीन ऐबक, कौन लाया है कुतुबुद्दीन ऐबक? ठीक है जी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये ही वॉज बोर्न इन सेंट्रल एशियन स्टेट्स। व्हेन ही वॉज अ चाइल्ड ही वॉज किडनैप्ड बाय समबडी एंड वॉज सोल्ड आउट टू अ पर्सन हुज नेम वॉज काजी फखरुद्दीन। आई रिपीट, कुतुबुद्दीन ऐबक सेंट्रल एशियन स्टेट्स में पैदा हुआ और छोटा ही था तो किडनैप हो गया, एंड देन ही वाज सोल्ड आउट टू अ पर्सन हुज नेम वाज काजी फखरुद्दीन। काजी फखरुद्दीन मेड वंडरफुल अपब्रिंगिंग ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक, एंड कुतुबुद्दीन ऐबक ग्रू अप in a very very able young man. कुतुबुद्दीन ऐबक grew up in a very very able young man। उससे क्या हुआ जी कि जब ये बड़ा हो गया तो काजी फखरुद्दीन ने इसको बेच दिया शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के पास। इस तरह ये शहाबुद्दीन गौरी के पास आ गया। He was a very brave person, कुतुबुद्दीन ऐबक was।
ये एक जंग लड़ रहा था उसके साथ मिलके गौरी के साथ। तो उस जंग में गौरी वाज अबाउट टू बी अरेस्टेड और किल्ड बाय द अदर आर्मी। तो व्हेन ही स्टूड इन फ्रंट ऑफ हिम, he fought with great valor and provided an opportunity to Shahabuddin Ghori to save himself and get away from the battlefield. And instead, Qutbuddin Aibak was arrested. कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी को इतना अजीज था कि फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी को इतना अजीज था कि फिर गौरी ने सिर्फ इसको आजाद कराने के लिए उस जगह हमला किया और इसको आजाद करवा के वापस लेके आया। एक दफा कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने बहुत सारे जो गुलाम थे उनमें इनाम बांटा ढेर सारा। ये क्योंकि बड़ा नियर एंड डियर था तो इसको ढेर सारा इनाम दे दिया। जब इसको ढेर सारा इनाम मिल गया, इसने बाहर जाके वो सारा इनाम बाकी गुलामों में बांट दिया। When गौरी केम टू नो कि इसने ये हरकत की है कि अपना इनाम भी बाकी गुलामों में बांट दिया है, तो बड़ा खुश हुआ और उसको समझ आई कि ये कोई अच्छे खानदान का चश्मो चिराग लगता है, जिसने खानदान जिसका ब्लड जो है वो बोलता है कि वाकई उसके अंदर अच्छी सलाहियतें मौजूद है, अच्छे खानदान का खून है। उसने इसको अपनी गुलामी से आजाद कर दिया। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक उसकी गुलामी का इतना आदी हो गया था कि ये फिर उसका पक्का पक्का स्लेव बन गया। दानियाल कैसे? पक्का पक्का स्लेव कैसे बना? हाँ जी सर ये तो वही हिसाब हो गया जब आप पिंजरे का केज खोल देते हो और परिंदा बाहर नहीं निकलता, आदी हो जाता है। वेरी गुड भाई, उसका दामाद बन गया, सन इन लॉ। शाबाश, वेरी गुड जी, ठीक है। गॉट मैरिड टू हर डॉटर, गॉट मैरिड टू हिज डॉटर। हाँ जी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने शहाबुद्दीन गौरी की बेटी से शादी कर ली, उसका दामाद बन गया। जब 1192 में गौरी ने लाहौर पे कब्जा किया तो वो अपने दामाद कुतुबुद्दीन ऐबक को, अपने सन लॉ कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर में बतौर गवर्नर बिठा के चला गया वापस गजनी। आप समझ आ गई जी आपको बात कि स्लेव जो है वो रूलर कैसे बन जाता है। स्पॉक बाय खटक पूछ रही थी हाउ स्लेव्स कैन बिकम द रूलर्स। देखा, पहले स्लेव था, फिर स्लेवरी से हटा, सन इन लॉ बन गया, रूलर्स की फैमिली का हिस्सा बन गया, तो फिर वही रूलर इसको गवर्नर बना के चला गया। खुद वो जाके जब फौत हो गया 14 इयर्स के बाद, तो फिर ये स्लेव, सो कॉल्ड स्लेव जो रह गया था, ये यहां का रूलर बन गया। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 4 साल रूल करता है। ही वॉज अ ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर, ही वॉज अ ग्रेट जर्नल, और इसको जो है वो बिल्डिंग्स बनवाने का बड़ा शौक था। इसने एक बिल्डिंग बनवाई, कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क दिल्ली में बनाई, कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क। और इसने दिल्ली के नजदीक एक जगह थी कुतुब मीनार बनवा रहा था, ये दिल्ली के नजदीक कुतुब मीनार। कुतुब मीनार को कुतुब मीनार क्यों कहते हैं दानियाल? क्योंकि इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, आई गेस। नुमाना आप क्या, नुमान इकबाल साहब आप क्या कहते हैं? कुतुब मीनार को कुतुब मीनार क्यों कहते हैं? लिखें यहां नुमान। ओए काके, बार बारिश हो रही है, ज्यादा है। अवैस शाहिद साहब कहते हैं जी सिंबल के तौर, पता नहीं किस चीज का सिंबल है जी, ये मुझे नहीं पता। अच्छा जी, इट्स रेनिंग सर, उस्मान कहते हैं वेरी गुड। नया बसर कहते हैं लाइब्रेरी, पता नहीं किस चीज की लाइब्रेरी है ये। मुस्तफ़ा इमरान कहते हैं बरियल प्लेस है, ये भी मुझे नहीं पता क्या है। और जो है वो नुमान से मैंने पूछा तो उसने अब तक कहा ही कुछ नहीं। रजा कहते हैं सर हिज मकबरा इज इन अनारकली। हाँ जी, तो मैं पूछ रहा हूँ कि भाई कुतुब मीनार को कुतुब मीनार को कहते हैं, रजा साहब कह रहे जी उसका मकबरा अनारकली में, लो 200 अंदाजा लगाओ। मैंने पूछा भाई कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पे बना, नोमान इकबाल कहते हैं। नोमान गलत कह रहे हैं आप सब लोग, सुने। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, ही वाज फॉलोअर ऑफ अ ग्रेट मुस्लिम सेंट हुज नेम वाज हजरत ख्वाजा बुख्तियार कुतुबुद्दीन काकी रहमतुल्लाह अलैह। फिर सुने, हजरत ख्वाजा बुख्तियार
कुतुबुद्दीन काकी रहमतुल्लाह अलैह, ये उनका बड़ा मुरीद था, फॉलोअर था। हमारे जो हजरत दाता गंज बख्श हैं बाबा फरीद, वो भी उनके बहुत फॉलोअर थे, ख्वाजा मुख्तियार कुतुबुद्दीन काकी रहमतुल्लाह अलैह के, इतने बड़े बुजुर्ग थे वो। तो उनके नाम पे ये मीनार बनवा रहा था, दैट इज वाई दैट इज नोन एज कुतुब मीनार। जी दाऊद में नाम रिपीट करता हूं, हजरत ख्वाजा मुख्तियार कुतुबुद्दीन काकी रहमतुल्लाह अलैह, काकी KAKI, काकी रहमतुल्लाह अलैह। अच्छा जी, इसको याद रख लीजिए बात को। तो 1206 से 1210 तक इसकी हुकूमत। 1210 में व्हाट हैपेंड कि ये गेम होती थी चोगान, CHOGAN, चोगान, जिसको आजकल आप पोलो कहते। दानियल सो गया? नहीं सुन रहा हूँ सर। ना हाँ ना ना हूं कुछ भी नहीं। वो इतना चुप चुपीता आदमी। सर मैं आपके नोट्स लिख रहा हूँ, इतना लंबा नाम आपने लिखवाया अभी। नोट्स लिख रहा था, शोर मचा मचा के लिखा था, ठीक है जी। अब आप शोर मचाएं और हम आपसे इजाजत लेके चलते हैं आगे। कहाँ जाएंगे जी हम? अब हम जाएंगे उस बेटे के पास जिसने कहा था जी अब मैंने फैन बंद कर दिया, डिस्टॉर्शन नहीं आएगी। उनका ना ये वही है जो कहते हैं कि कैमरे के अंदर मुंह घुसा दो तो आवाज दूसरे तक जाने लग जाती है। फर्रुख ज़ेब साहब जो किसी तारफ के मोहताज नहीं है, आज हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने अपने फारग टाइम में से टाइम निकाल के हमारे प्रोग्राम में शिरकत की है, बात कराई थी। हेलो अस्सलामुअलैकुम सर। बस हम फर्रुख, कैसा है भाई? ठीक है, अल्लाह का शुक्र सर, अल्लाह का शुक्र। तबीयतें ठीक हैं? यस सर। किस इलाके में पाए जाते हैं आप? सर आई एम फ्रॉम मुल्तान। मुल्तान, वाह जी वाह, जहां पे मिलता है हाफिज का मुल्तानी सोनल, ठीक है जी, वेल डन। इतनी दूर मेरा बेटा बैठे, गर्मी कितनी है फर्क वहां पे? सर इट्स वेरी हॉट ओवर हियर सर। हैं सर अराउंड 50। ओह वेरी गुड यार, बहुत ज्यादा भाई। हमारे पास तो बारिश हो रही है, बारिश भेजे थोड़ी आपको। आप एंजॉय कर लें सर। अच्छा अच्छा, नियत तो होनी चाहिए ना बंदे की यार, दुआ तो कर सकते हैं कि अल्लाह मुल्तान में बारिश कर दे। अल्लाह पाक के पास किस चीज की कमी है यार, इस तरह भेज सकता हूँ बारिश पाक भी आपके पास, दुआ कर सकता हूँ। अच्छा जी, फर्क यहां तक कहानी समझ आ रही है आपको सारी? यस सर। 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक चोगान खेल रहा था, पोलो जिसे आप कहते हैं। तो एक नाखलफ घोड़े ने ना सिर्फ इसको गिरा दिया बल्कि खुद भी इसके ऊपर जा पड़ा। तो ये जमीन के साथ लग के प्लस्तर हो गया। प्लस्तर होना समझते हैं ना? यस सर, ही गॉट डाइड। हाँ जी, सारा ही मर गया, ठीक है। अब जब ये सारा मर गया तो अब किसी को तो सुल्तान बनाना था, तो उन्होंने इसके बेटे आराम शाह को सुल्तान बनाया। क्या नाम है फर्क उसका? आराम शाह। तो उसका मोटो ही अजीब है, वो कहता है ना कोई बात कहनी है ना कोई काम करना है, उसके बाद काफी देर तक आराम करना है। वो जनाब आराम करता करता 1 साल हुकूमत की उसने। और जुमला सुने, कुतुबुद्दीन ऐबक का एक गुलाम था। सुना था आपने जुमला फर्क? जी सर। उस गुलाम का नाम शमसुद्दीन अल्तमश था। ओके, यस सर। तो साइंस की रूह से वो गुलाम बाद में क्या बन गया होगा? सन इन लॉ। सन इन लॉ बन गया, ठीक है जी। फर्क साहब, यस सर। कोई बात समझ आ रही है भाई? यस सर। तो हूं हाँ कर दिया करो ना, ताकि मैं आगे चला करूं बेटे के बात कम्युनिकेट हो गई। एक स्टूडेंट को लाइन पे रखने का साथ मतलब ये होता है कि मैं सारों से एग्रीमेंट ले रहा हूं कि अगर इस एक बच्चे को बात समझ आ रही है, इसके अंदर बाकियों तक बात भी कम्युनिकेट हो रही, समझ आ रही है, ये मतलब होता है बेटे। अच्छा जी, ओके सर। तो इसका एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक का जिसका नाम था शमसुद्दीन अल्तमश। वो शमसुद्दीन अल्तमश जो था वो लेटर ऑन इसका दामाद बन गया। और जिस वक्त कुतुबुद्दीन ऐबक फौत हो गया तो ये जो लड़का था इसका बेटा कुतुबुद्दीन ऐबक का आराम शाह ये सुल्तान बन गया। बड़ा ही नालायक आदमी था, इनकॉम्पिटेंट था, लथार्जिक था, इनकैपेबल था। तो जिस वक्त शमसुद्दीन अल्तमश ने देखा कि ये तो डबो देगा सब कुछ, इससे रूल छीन लेंगे लोग, तो उसने खुद आके हमला किया
आराम शाह को आराम से कत्ल कर दिया और खुद वो बन गया रूलर। कब? 1211 में। तो 1211 से लेके 1236 तक, राइट फ्रॉम 1211 till 1236, 25 years, शमसुद्दीन अल्तमश kept on ruling subcontinent. शमसुद्दीन अल्तमश का जो ओरिजिन था, he was from तुर्कमानिस्तान, द सेंट्रल एशियन स्टेट, वहां से आया हुआ था वो। इसका 25 साल का जो रूल है, he was a very pious man, शमसुद्दीन अल्तमश बड़ा नेक इंसान था। शमसुद्दीन अल्तमश ने दो काम ऐसे हुए इसके दौर में जो लॉन्ग लास्टिंग साबित हुए। इसने तुर्कमानिस्तान से 40 बॉडीगार्ड्स मंगवाए अपने। they all were well built, tall, healthy, full of valor, great fighters। उनको 40 बंदे इसने बुला लिए। फर्क ठीक है? ओके सर। इन 40 लोगों को कहते हैं इस हिस्ट्री में द 40s। द 40s, ठीक है? ओके द सर। इंग्लिश वाला द और 40 apostrophe s, द 40s। मिनहाल पूछ रही हैं, सर अल्तमश who was whose son in law? whose, ये एक नया लफ्ज है, who के साथ apostrophe s डाला उन्होंने। was whose son in law? ये मेरे बेटे मैंने आपको बताया जो कुतुबुद्दीन ऐबक का सन इन लॉ था। अच्छा जी, मानूर आकिफ क्या कहती हैं जी? वो कहती हैं सर रिपीट कर दें 40 लोगों वाली बात। जी बेटा जरूर कर देता हूं। देखें, द 40s, तुर्कमानिस्तान से शमसुद्दीन अल्तमश ने 40 लोगों को बुलाया अपने बॉडीगार्ड के तौर पे, क्योंकि वो वेल बिल्ड थे, टॉल थे, ग्रेट फाइटर्स थे, फुल ऑफ वेलर थे, बहादुरी से भरपूर थे, इसलिए उसने उनको बतौर बॉडीगार्ड्स यहां बुलवा लिया। मानूर बेटे समझ आ गई तो यहाँ यस या ओके शोके लिख दे, मुझे समझ आ जाए बात। ओके, फर्क आपको समझ आ रही बात? यस सर, आई एम विद यू सर। फर्क, आपकी शादी हो गई भैया? यस सर, आई एम मैरिड। हाँ माशाल्लाह, वो डीपी से लग रहा है बेटे, वो मजलूम से बने बैठे हुए हो। जायदा फारूक कह रही है काइंडली रिपीट। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूं बेटे। फर्क लगता है आपकी डीपी से, जितने आप मजलूम बने बैठे, लगता है आपकी शादी हो गई है, ये कहा है जायदा। यही रिपीट करना था बेटे। ज्यादा क्या रिपीट करूं बेटे, ये तो लिखा करे ना साथ कम से कम बेटा। उसने बहनूर ने कहा कि वो बात रिपीट कर दें, 40s वाली वो मैंने कर दी। अब आप कौन सी बात रिपीट करने को कह रहे हैं? 40s वाली ही कह रहे हो बेटे, मैं दोबारा करता हूं। शम्स कैसे सुल्तान बना? ये बात तो पीछे रह गई थी जायदा बेटे, तो बात पीछे रहेगी, लेकिन फिर बता देता हूं। शमसुद्दीन अल्तमश भी क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लेव था, जब इसने देखा कि आराम शाह बहुत नालायक आदमी है और रूल उससे छिन जाएगा, तो इसने हरकत में आया, और इससे पहले कोई और रूल छीन लेता आराम शाह से, तो इसने अपने ब्रदर इन लॉ यानी साले को, आराम शाह को इसने मार दिया और खुद ये बादशाह बन गया। अब ठीक हो गया जी जायदा? ओके। तो शमसुद्दीन अल्तमश ने ये जो 40 लोग बुलाए, इन 40 लोगों को द 40s कहते हैं हिस्ट्री में, द 40s। इन 40s को जब बुलाया, इन्हीं 40s में एक आदमी था, उसका नाम था गयासुद्दीन बलबन। लिख ले, इन्हीं 40s में एक आदमी था जिसका नाम था गयासुद्दीन बलबन। ओके अफसर बेटे, आई विल ट्राई, लेकिन ये मैं कई दफा ना फिर बता दूंगा आपको। अच्छा जी, तो वो जो गयासुद्दीन बलबन था, वो इसको बड़ा पसंद आया अल्तमश को कि यार ये तो बड़ा लायक आदमी है। अच्छा जी, गयासुद्दीन बलबन आया किस कैपेसिटी में है यहाँ पे? फर्क सर, सॉरी सर, मैं पूछ रहा हूं बेटा कि गयासुद्दीन बलबन यहाँ आया किस कैपेसिटी में है? बॉडीगार्ड के तौर पे। ओके सर, बॉडीगार्ड। ठीक है, अच्छा आ तो गया, यहाँ सबा खान कहते हैं नेक्स्ट सन इन लॉ। अच्छा, बॉडीगार्ड के तौर पे आ गया, लेकिन शमसुद्दीन अल्तमश ने सोचा कि बड़ा लायक आदमी है और इसको सिर्फ बॉडीगार्ड रखना मुनासिब नहीं, तो उसने इसको अपना स्लेव बना लिया।
ठीक है, Okay. बतौर बॉडीगार्ड आया और स्लेव बन गया। अब 40s में से बाकी कितने रह गए? 39 सर। फर्क से तो हिसाब बड़ा तेज है यार, हैं? जी सर। 40 में से एक निकालो, 39 बना भी लिया आपने, वाह जी वाह। अच्छा जी, 39 लोग रहे, ये जो 39 बाकी बचे, इनको शमसुद्दीन अल्तमश ने सोचा कि यार इनको बतौर बॉडीगार्ड रखना बड़ी एक वो अनफेयर सी चीज है, इनको इनकी कैपेसिटी के मुताबिक यूज करना चाहिए। तो उसने उन सबको बॉडीगार्ड के तौर से हटा दिया और किसी को फाइनेंस का हेड लगा दिया, किसी को एडमिनिस्ट्रेशन का हेड लगा दिया, किसी को डिफेंस में लगा दिया, किसी को किसी जगह का गवर्नर लगा दिया, ये नहीं उनसे फायदे उठाने लगा। समझ आ गई बात आपको? ओके सर। आहिस्ता आहिस्ता ये जो 40s थे ये ताकत पकड़ने लगे। और सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं, लिखना नहीं है, आजकल के दौर में जैसे एजेंसीज होती हैं दुनिया में, उस तरह ये एजेंसियों का रूप धार गए, जिनके पास मेकिंग ब्रेकिंग पावर नहीं आ जाती रूलर्स की, वो ताकतवर हो गए 40s बहुत। उधर गयासुद्दीन बलबन भी महल के अंदर तरक्की कर रहा है, पहले बॉडीगार्ड के तौर पे आया, फिर स्लेव बना, फिर रॉयल कोर्ट का एडमिनिस्ट्रेटर बना, फिर शमसुद्दीन अल्तमश की जिंदगी में ही रॉयल कोर्ट का सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर बना। और 1236 में 1236 में व्हेन शमसुद्दीन अल्तमश वाज अबाउट टू डाई, तो उसने 40s को बुलाया और कहने लगा देखो 40s, मैं मरने लगा हूं, मेरे मरने के बाद मेरे बेटों में से किसी को सुल्तान मत बनाना, वो इस काबिल नहीं है, वो इनकॉम्पिटेंट हैं, वो लथार्जिक हैं, वो इनकैपेबल हैं, वो डिसिपेशन में पड़े हुए हैं, मेरे बेटों में से किसी को सुल्तान न बनाना। हाँ, मेरी बेटी रजिया को सुल्तान बना देना, शी इज अ वेरी वेरी कैपेबल लेडी। तो 40s ने कहा कि भाईजान आप बेफिक्र होकर मरे, हम ऐसा ही करेंगे। ठीक है, ओके सर। तो जिस वक्त शमसुद्दीन अल्तमश मरा तो सुल्तान अब किसको बनाना है? फर्रख बेटी को, रजिया को। रजिया को। लेकिन जब वो रजिया को सुल्तान, फर्क मेरे साथ रहना, मेंटी आईक्यू लेवल, अपना आईक्यू लेवल चालू करें, फौरन बटन ऑन करें, आईक्यू लेवल का सवाल आ रहा है कि ही शमसुद्दीन अल्तमश मरा और 40s रजिया को सुल्तान बनाने लगे तो एक मुसीबत पड़ गई। कैसी मुसीबत पड़ी? अगर 1988 जैसे सिविलाइज्ड दौर में, सॉरी 1200 कब फौत हुआ जी अल्तमश? फर्क 1236 में। सॉरी सर, आई डोंट रिमेम्बर दैट सर। अभी तो लिखा तो हुआ सामने यार, पढ़ लो 1236 में। आई एम नॉट राइटिंग डाउन एनीथिंग। ओके, तो मैंने कौन सा साल गलती से बोल दिया है? इट वाज, आपने तो 1988 बोल दिया है। सॉरी यार, फर्क, स्लिप ऑफ टंग, इट वाज फर्क। नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। चलो, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया बेटे, आपने कहा कि नो प्रॉब्लम सर, इफ यू हैव कमिटेड स्लिप ऑफ टंग तो नो प्रॉब्लम सर। खुले दिल से उन्होंने मुझे माफ करने का ऐलान फरमाया। एडा तू मोहम्मद बिन कासिम है? ये क्या बात हुई भाई? स्लिप ऑफ टंग नहीं, नोमान पूछ रहे हैं कि जी 1988 आपने क्यों कह दिया है? स्लिप, अच्छा, अपनी मर्तबा आपके जो मकबूल लीडर हैं वो जर्मनी और जापान की सरहदें मिला दें तो कोई मुज़ायका नहीं है जी। वो हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। कौन लिख रहा है यहाँ पे भाई? बेनजीर भुट्टो, आगा फरहान अली शाबाश, आगा फरहान अली शाबाश। ये है फर्क आईक्यू लेवल जो मैं आपको जगाने का पहले कह चुका था। मेरे बेटे देखो कि 1988 मेरे मुंह से क्यों निकला, डेलिबरेटली मैंने कहा ताकि आपको बात हमेशा याद रहे कि 1988 में बेनजीर भुट्टो बनती है पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर, हु वाज अ लेजेंडरी वुमन, शी डिजर्व्स टू बी द प्राइम मिनिस्टर, लाइक खातून थी बहुत। तो अगर 1988 जैसे सिविलाइज्ड दौर में
औरत के हुक्मरान बनने पे इतना तूफान मच सकता है, वो इतना तूफान मचाओ कि क्या बताऊं। सबसे ज्यादा शोर इन्होंने मचाया भाईजान, ये जो है डीजल वाले हमारे, कि औरत हमारी हुक्मरान कैसे, 73 के आइन के तनाजुर में औरत हमारी हुक्मरान कैसे हो सकती है, क्या हम बेगैरत हैं, औरत हमारी हुक्मरान। इतना शोर। फर्क हो गया। नो सर, आई एम विद यू सर। तो अगर 1988 जैसे सिविलाइज दौर में औरत के हुक्मरान बनने में इतना शोर मचता है, तो सिर्फ ये अंदाजा लगा ले फर्क कि 1236 में कितना तूफान मचा होगा। आप समझ आ गई बात आपको? किस सर? तो 1236 में तूफान मच गया, इतना शोर मचा कि औरत हमारी हुक्मरान नहीं बन सकती, कि 40s को शमसुद्दीन अल्तमश की वसीयत के अगेंस्ट काम करना पड़ा और उन्होंने रजिया को सुल्तान न बनाया, बल्कि उन्होंने उसके बड़े बेटे फिर रुकनुद्दीन फिरोज को सुल्तान बना दिया। फर्क ठीक है बात? ओके सर, रुकनुद्दीन फिरोज। क्योंकि बाप ने कहा था नकम्मे हैं, नालायक हैं, आवारा हैं, नाकारा हैं, इनकॉम्पिटेंट हैं, लथार्जिक हैं और किसी काम के नहीं हैं, इनको सुल्तान मत बनाना। तो बाप से ज्यादा कौन बेटे को जान सकता है? हुआ ये कि वो सुल्तान रुकनुद्दीन फिरोज को उन्होंने बना दिया। वो नालायक आदमी साबित हुआ बाप ने, जैसे पहले बताया हुआ था। वो खुद शिकार पे निकला रहता था और एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स तमाम उसने अपनी वालदा मोहतरमा शाह तरकैन के हवाले कर दिए। TURKAIN, तरकैन। ये बड़ी जालिम औरत थी, छोटी छोटी बातों पे लोगों को मौत की सजा दे देती थी। तो एक अनरेस्ट क्रिएट हुआ और 40s ने माँ बेटे दोनों को कत्ल कर दिया और अब के उन्होंने सुल्तान बना दिया रजिया को, रजिया सुल्ताना, 1236 से 1240 तक। फर्क ठीक है बात? 36 से 1240 तक सर उनके बेटे ने सर रूल किया। हाँ जी, रजिया सुल्ताना ने। ठीक है, ये ध्यान रखना, मैंने सारी चीजों को ले जाके आइडियोलॉजी से मिलाना है बाद में। अच्छा जी, 1240 तक रूल करती है रजिया। रजिया प्रूव्ड हरसेल्फ एज a very able woman, very capable woman, very sagacious woman, very just woman. Before becoming sultana, she used to do sharai parda, but after becoming sultana, she stopped doing that. Rather, she started wearing the soldier's dress. हर वक्त फौजी लिबास में होती थी। She was brave up to this extent कि as soon as she used to come to know that somewhere some revolt was taking place, तो वो खुद जाके वहां पे अटैक कर देती थी। मोहम्मद अहमद, मैंने स्पेल करके बोला था नाम, आप कह रहे हैं नाम रिपीट कर दे उसकी मदर का, शाह तरकैन, TURKAIN। तो जनाब क्या हुआ कि ये बड़ी बहादुर औरत थी रजिया सुल्ताना, इसने बेशुमार कारनामे सर अंजाम दिए। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर यूं हुआ कि एक वो अनरेस्ट अपनी जगह कायम था मुआशरे में। कौन सा वाला कि औरत हमारी हुक्मरान कैसे बन सकती है। तो हुआ ये कि 1240 के नजदीक जाते जाते एक इसका गुलाम था जिसका नाम था जलालुद्दीन याकूत। जलालुद्दीन याकूत, ही बिलोंग्ड टू द ब्लैक रेस, काला था जी वो, यह काला, ठीक है, हबशी कौम से तरक रखता था। उस जमाने में जात पात का बहुत होता था, तो वो हर वक्त इसके साथ होता था। ये उसको बहादुरी के और वफादारी के वजह से उसको अपने साथ रखती थी। घोड़े पे इसके साथ बैठा जा रहा है, तख्त पे साथ बैठा, फैसलों में दखल दे रहा है। तो एक तूफान मच गया कि छोटी जात का ये काला जो है जलालुद्दीन याकूत, ये हमारी मलका के साथ क्यों होता है और हमारे फैसलों में दखल क्यों दे। पीपल टॉक अबाउट इलिसिट रिलेशन बिटवीन रजिया एंड जलालुद्दीन याकूत, बट दैट वाज नॉट द केस। एक हिस्टोरियन है जो फरिश्ता के नाम से लिखते हैं, फरिश्ता के नाम से हिस्टोरियन है, वो लिखते हैं कि रजिया वाज एट द पीक ऑफ हर करैक्टर, और कोई ऐसी बात नहीं थी, सिर्फ उसकी बहादुरी और वफादारी की वजह से, लॉयल्टी वजह से उसको वो साथ रखती थी। लेकिन अनरेस्ट क्रिएट हो गया बहुत ज्यादा कि जी छोटी जात का काला हर वक्त मलका के साथ होता है और ये और तूफान मच गया। तो एक दफा एक दिन रजिया सुल्ताना और जलालुद्दीन याकूत एक घोड़े पे सवार कहीं जा रहे थे कि कहीं से चंद नामालूम अफराद मोटरसाइकिलों पे आए, उन्होंने फायरिंग कर दी जी, जिससे जलालुद्दीन याकूत मौके पे जाँ बहक हो गया और रजिया वाज अरेस्टेड। फर्क समझ आ गई आपको बात? यस सर। मोटरसाइकिलें थी उस दौर में, फर्क
उस दौर में सर आई वाज आल्सो गोइंग फॉर दैट पॉइंट एंड सर आई हैव अनदर क्वेश्चन एज वेल सर। ठीक, ये सर ये रुकुद्दीन जो फिरोज became सुल्तान इंस्टेड ऑफ द रजिया। आवाज दूर हो गई आपकी, बहुत गायब हो गई आवाज। नो सर आई एम क्लियर सर। जी आप बोलें। सर रुकुद्दीन फिरोज जो उनका बेटा था 1936 में उसको एज अ सुल्तान उन्होंने डिक्लेयर किया। सो फॉर हाउ लॉन्ग ही रूल्ड? तो क्योंकि आपने 1236 टू 1240 तक आपने दोबारा रजिया को ही सर एज अ आपने वो बताया सेकंड पोर्शन में, लास्ट पोर्शन में। कोई खास बात मुझे समझ नहीं आई बेटा, लेकिन 1236 से 1240 तक रजिया का दौर है। मुझे ये बस मैंने आपको बताया, आप पता नहीं क्या कह रहे हैं, मुझे समझ आ रही बात। सर रुकुद्दीन फिरोज को सर सुल्तान उन्होंने डिक्लेयर किया था ना इंस्टेड ऑफ सर रजिया के। जी तो सर रुकुद्दीन फिरोज ने कितने अरसे के लिए सर रूल किया था? 1236 में आया, 1236 में गया। सर वो नुमान इकबाल बता दिए, फैसला हो गया जी। नुमान इकबाल साहब ने कह दिया है, उन्होंने कहा रुकनुद्दीन फिरोज वाज किल्ड इन नवंबर 1936, 1936। ये मुस्लिम लीग में काम कर रहा था पाकिस्तान बनाने के लिए। यही बात है, नुमान इकबाल जिना के साथ होता था, ये इकबाल के जनाजे में भी गया था। नुमान इकबाल 1236 से होके हो गया। अच्छा जी, तो जिस वक्त ये रजिया को गिरफ्तार कर लिया तो अब के उन्होंने सुल्तान बना दिया रुकन इसके शमसुद्दीन अल्तमश के दूसरे बेटे को, जिसका नाम था मुइजुद्दीन बहराम शाह। मुइजुद्दीन बहराम शाह जो है वो दो साल रूल करता है, 1240 से 1242 तक। इसके दौर में कोई काम का काम ना हो सका, एंड ही प्रूव्ड हिमसेल्फ एज अ मेयर पपेट इन द हैंड्स ऑफ द टर्क नोबल्स। टर्क नोबल्स हम किनको कह रहे हैं फर्रख? तुर्कमानिस्तान के लोगों को। ठीक हो गया? फर्क बेटे से लेंगे जी इजाजत, बड़ी देर से हम इनसे बात कर रहे हैं। और अब हम बात करेंगे, किससे बात करेंगे जी? सना शब्बीर से बात कराएं जी। हेलो हेलो, आगे सना किधर है? हेलो, नहीं है। बात कराएं जी, नया उससे बात कराएं। ये कौन? सर मी अमीर हमजा से बात कराएं जी। मोहम्मद अमीर हमजा लिखें। MO से लिखें। ये जी, ये अमीर हमजा जी। सर वालेकुम अस्सलाम। अमीर हमजा कैसे हैं बेटा आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। ओके अमीर हमजा, यहाँ तक बात आपको सारी समझ आ रही है? जी सर बिल्कुल। अच्छा जी, 1240 से 1242 तक मुइजुद्दीन बहराम शाह हुकूमत करता है। He proved himself as a mere puppet in the hands of Turk nobles. इसके दौर में मंगोल्स जो कि चाइना के ऊपर जो एरिया है वहां से आते थे, नीचे इधर सब कॉन्टिनेंट की तरफ क्यों आते थे? इसलिए कि यहाँ पे ह्यूमन फ्रेंडली एनवायरमेंटल कंडीशंस थी। जब वो यहाँ आते थे जी, टर्क नोबल सबा खान पूछ रही है कौन है? ये जो तुर्कमानिस्तान से जब 40s आए हुए थे बेटा, इनको हम टर्क नोबल्स कहते हैं। अच्छा जी, ये जनाब वहां से आते थे, मंगोल्स जो है ऊपर चाइना के पास से आते थे, हिमालयास को क्रॉस करके सब कॉन्टिनेंट में इंडिया में आ जाते थे। इसलिए आ जाते थे कि यहाँ पे ह्यूमन फ्रेंडली एनवायरमेंटल कंडीशंस थी और ऊपर मौसम बहुत सर्द होता था। तो यहाँ पे ये इन्वेड करते थे ताकि यहाँ पे आके कब्जा करके सुकून सी वाली जगह पे एनवायरमेंटल प्योर एक वो प्रॉपर ह्यूमन फ्रेंडली एनवायरमेंट कंडीशन में रह सकें, इसलिए आते थे। ये समझ आ गई आपको जनाब के क्यों इन्वेट करते थे मीर हमजा? ये जी सर बिल्कुल। ये यहाँ पे आ जाते थे जी, इन्वेट किया इन्होंने और इन्होंने लाहौर पे कब्जा कर लिया। और मुइजुद्दीन बहराम शाह कुड नॉट डू एनीथिंग, बड़ा नालायक आदमी था। तो उसको 1242 में 40s के खिलाफ उसने साजिश की, क्योंकि 40s उसको डिक्टेट करवाते थे। उसने कहा यार सुल्तान मैं हूँ, एवरी नाउ एंड देन आई एम बीइंग सब्जुगेटेड और डिक्टेटेड बाय दीस 40s। उसे चला गुस्सा, उसने क्या किया, 40s का एक बड़ा अहम आदमी था, उसका नाम था मलिक सनकार। तो उसने मलिक सनकार को जो है वो कत्ल करवा के उसके आत्मा संस्कार करवा दिए। और बाकी 40s जो हैं दे गॉट अलर्ट और उन्होंने
इसको मुइजुद्दीन बहराम शाह को कत्ल करवा दिया और अब के उन्होंने सुल्तान 1242 में बना दिया। अलाउद्दीन मसूद कौन है? ये रुकनुद्दीन फिरोज का बेटा है, यानी शमसुद्दीन अल्तमश का ग्रैंड सन है, पोता। ठीक है अमीर रमजा? जी सर। अब आगे बात चलती है यहाँ से। सना कह रही थी सॉरी माइक इशू है। ओके नो प्रॉब्लम बेटा, इट्स ऑल राइट। अच्छा जी, तो यहाँ से बात आगे चली कि ये 1242 में ये बना अलाउद्दीन मसूद। ये भी नालायक आदमी साबित हुआ। इसके दौर में भी मंगोल्स ने इन्वेड किया। 1246 तक उन्होंने मुल्तान पे भी कब्जा कर लिया। अगेन ही कुड नॉट डू एनीथिंग, हेल्पलेस था, वर्थलेस सा आदमी था, और इसको भी 1246 में हटाया और अब के उन्होंने सुल्तान बना दिया अल्तमश के सबसे छोटे बेटे नसीरुद्दीन महमूद को। ये जो नसीरुद्दीन महमूद था, ये यहां पे 20 साल हुकूमत करता रहा। ही वॉज वाइज एनफ दैट ही नेवर चैलेंज्ड द अथॉरिटी ऑफ द 40s, और 20 साल मजे से हुकूमत करता रहा। बिल्कुल एक लायक आदमी था, नेक आदमी था, दीनदार आदमी था नसीरुद्दीन महमूद। इस हद तक ईमानदार इंसान था कि कुरान मजीद के नुस्खे लिखता था, बड़ा खुशखत था, तो बड़े खूबसूरत लिख के ना कुरान मजीद के नुस्खे वो बाजार में बिकने के लिए भेजता था। उससे जो अर्निंग होती थी उससे अपना रोजमर्रा का खर्चा चलाता था। एक दफ़ा ही केम टू नो कि जो नुस्खे ये लिख के भेजता है वो बाजार में बड़े महंगे दामों बिक जाते हैं। तो इसको एहसास हुआ कि ये इसको अनफेयर इनकम हासिल हो रही है, तो इसने फौरी तौर पे एक ऐसे मुलाजिम के हाथ वो नुस्खे बाजार में बिकने के लिए भेजने लगा जिसको लोग बाजार में बतौर सुल्तान के खादिम के रिकग्नाइज नहीं करते थे, और उसको भी इसने कहा कि आपने जाके ये बताना नहीं है कि ये सुल्तान ने लिखे हुए हैं ताकि मुझे अनड्यू फेवर ना मिले। मुस्तफ़ा इमरान पूछ रहे हैं जी कि सर रिलेशन ऑफ नसीरुद्दीन विद एनी अदर प्रीवियस रूलर? यस, सबसे छोटा बेटा है शमसुद्दीन अल्तमश का। और नुमान इकबाल कहते हैं ही वाज ग्रैंड सन ऑफ अल्तमश, ही वाज सन ऑफ अल्तमश। नुमान सबसे छोटा बेटा है। जो अलाउद्दीन मसूद है, अलाउद्दीन मसूद वो बेटा है रुकनुद्दीन फिरोज का, और ग्रैंड सन है अल्तमश का। क्या करते हो यार, कितनी आसान बात को मुश्किल बनाते। अच्छा जी, 1266 में नसीरुद्दीन महमूद का यह रूल खत्म होता है। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आप लोगों को बताना चाहता हूं, जरा सा पीछे जाइए। शमसुद्दीन अल्तमश के दौर में ये जो 40s आए थे, उनमें से एक बंदे का मैंने आपको नाम लिखवाया था, वो कौन था? अमीर हमजा? जी सर। वो कौन था बंदा? सर वही देख रहा हूँ। बलबन। जी सर बिल्कुल, गयासुद्दीन बलबन। ये जो गयासुद्दीन बलबन था जी सर, ये बतौर बॉडीगार्ड आया, स्लेव बना, फिर ये रॉयल कोर्ट का एडमिनिस्ट्रेटर बना, फिर इसको शमसुद्दीन अल्तमश ने रॉयल कोर्ट का सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया। शमसुद्दीन अल्तमश मर गया, गयासुद्दीन बलबन जिंदा रहा, और रुकनुद्दीन फिरोज के दौर में भी रॉयल कोर्ट में बतौर सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर मौजूद रहा। रुकनुद्दीन फिरोज मर गया, गयासुद्दीन बलबन जिंदा रहा और रॉयल कोर्ट में बतौर सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर मौजूद रहा। और रजिया सुल्ताना के दौर में भी आ गया, ये रजिया सुल्ताना भी मर गई, गयासुद्दीन बलबन जिंदा रहा, और अलाउद्दीन और मुइजुद्दीन बहराम शाह के दौर में भी मौजूद रहा। मुइजुद्दीन बहराम शाह मर गया, गयासुद्दीन बलबन जिंदा रहा, और अलाउद्दीन मसूद के दौर में भी बतौर सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर रॉयल कोर्ट में मौजूद रहा। कोई अलाउद्दीन मसूद भी मर गया, गयासुद्दीन बलबन जिंदा रहा, और नसीरुद्दीन महमूद के दौर में भी रॉयल कोर्ट में बतौर सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर मौजूद रहा। और अब के तरक्की करता करता वो शख्स जो बतौर बॉडीगार्ड आया था, स्लेव बना, एडमिनिस्ट्रेटर बना, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर बना, और नसीरुद्दीन महमूद के दौर में वो
तरक्की करता करता सुल्तान का फादर इन लॉ बन गया, ससुर बन गया। ओए वसीरुद्दीन महमूद भी मर गया, ये ससुर गयासुद्दीन बलबन जिंदा रहा और 1266 में ये खुद सुल्तान बन गया और 1266 से 1286 तक 20 साल ये रूल करता रहा। ठीक है, क्या करियर था इसका? हाँ जी, तरक्की देखे आप, भाई की तरक्की चेक करें, कहां से चला कहां पहुंचा। तो 1266 से 1286 तक 20 साल ये रूल करता है। इसका रूल जो है इट इज कंसीडर्ड एज अ गोल्डन पीरियड ऑफ द स्लेव डायनेस्टी, इसलिए कि ही वाज अ वंडरफुल एडमिनिस्ट्रेटर, ही वाज अ ग्रेट जनरल। इसके दौर में मंगोल्स ने इन्वेड किया, हर दफा इसने मंगोल्स को भगा दिया। इसके डाउनफॉल का सबब क्या बना? डाउनफॉल से पहले बता दूं कि इसने 40s की पावर को ब्रेक कर दिया। खुद भी तो 40s में सही था ना अमीर हमजा ये? जी सर बिल्कुल। इसने उनकी पावर को ब्रेक कर दिया और मुस्तफा इमरान कहते हैं सर बलबन मैरिड डॉटर ऑफ नासिर। जी बिल्कुल बेटे, अभी तो कहा है, डॉटर ऑफ नासिर नहीं, बलबन की बेटी थी और बलबन की बेटी की शादी की इसने सुल्तान नासिर से। ठीक है, यानी उसका ससुर बन गया ना, सुल्तान का फादर इन लॉ बन गया। अच्छा जी, 40s की पावर को इसने ब्रेक कर दिया। 40s का एक लीडर था, उसका नाम था मलिक बक, BAQ, उसको कत्ल किया, उसकी बक बंद कर दी। उनका एक लीडर था शेर खान, वो KPK में रूलर बना बैठा था। 40s का एक बंदा था शेर खान। शेर खान इसका फर्स्ट कजन भी था बलबन का, इसने उसे भी कत्ल करा दिया। एक इसका 40s का बंदा था, उसका नाम था हैबत खान, वो स्टेट ऑफ अवध AUDH वहां पे रूलर बना बैठा था, इसने उसको भी कत्ल कराया, उसका सर कटवाया और शहर के दरवाजे पे लटका दिया ताकि उसकी हैबत खत्म हो जाए। एंड इन दिस मैनर गयासुद्दीन बलबन मैनेज टू ब्रेक द पावर ऑफ 40s, द फियर ऑफ 40s, वो खत्म कर दिया इसने। इसका डाउनफॉल ऐसे हो गया कि इसके दो बेटे थे, एक था बगरा खान BAGHRA बगरा खान, और एक दूसरा बेटा था जिसका नाम था मोहम्मद अली। ये जो बेटा था मोहम्मद अली, ये बड़ा ओबीडियंट था, बड़ा बहादुर था। हर दफा मंगोल्स को इन्वेड जब वो करते थे ये बाहर के उनको भगाता था। जबकि दूसरा बेटा था बगरा खान, वो गुस्ताख था, बाप का लड़ता था, बाप से बड़ा बदतमीज लड़का था। उसने क्या किया, एक दफा अब्बे से लड़ा गयासुद्दीन बलबन से, कौन? बगरा खान, और अपना 4-5 साल का बच्चा जिसका नाम था मुइजुद्दीन केकूबाद, उसने केकूबाद उठाया बच्चा और दादे के मुंह पे मारा गयासुद्दीन बलबन के, और कहने लगा संभालो ये बच्चा, मैं जा रहा हूं, मैं दूर जाके तुमसे रहूंगा। सो ही वेंट टू बंगाल, और बंगाल में जाके वो बंगाल का रूलर बन के बैठ गया। कौन? बगरा खान। और ये बात समझ आ रही है? जी सर। अच्छा जी, तो इधर इसके पास बेटा जो रह गया उसका क्या नाम है? मुइजुद्दीन कैकबाद। वो तो बगरा खान का बेटा है ना, यानी वो तो ग्रैंडसन है, पोता है। अली सर, अली, मोहम्मद अली। ठीक है जी सर। 1285 में मोहम्मद अली मंगोल्स से लड़ता हुआ मारा गया, जिसकी वजह से ये ट्रॉमे में चला गया गयासुद्दीन बलबन। इसको बहुत दुख हुआ और ये बीमार हो गया, और इसने अपनी मदद के लिए अपने एक दोस्त को बुलाया जिसका नाम था जलालुद्दीन फिरोज। इसने उसे बुलाया और कहा कि जलालुद्दीन फिरोज, आई एम सिक, बीमार हूं, कैन नॉट टेक केयर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स प्रॉपरली, इसलिए आप ये एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स जो है इनको हैंडल कीजिए और मैं जरा आराम करूंगा। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स पे तो नजर रखनी ही थी, उसने जलालुद्दीन फिरोज ने इस पे भी नजर रखी, गयासुद्दीन बलबन पे। और जो ही गयासुद्दीन बलबन फौत हुआ 1286 में, तो अब जलालुद्दीन फिरोज, जिसको उसने तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर हैंड ओवर किए हुए है, तो जलालुद्दीन फिरोज को क्या चाहिए? सुल्तान किसे बनाए वो अमीर हमजा? सर बनाना तो उसको अपने एयर को चाहिए, मतलब मोइज को बनाना चाहिए, because that was the only immediate heir left.
ग्रैंडसन तो छोटा सा काका पटाखा है, उसे कैसे बना दें? बेटा जो जिंदा बैठा है बगरा खान, उसको ना बनाए? वो तो सर बंगाल चला गया ना। वो बंगाल चला गया तो मर तो नहीं गया ना, बंगाल चला गया। हक किसका बनता है? बेटे का हक बनता है। मतलब बेटा अगर ऑस्ट्रेलिया चला जाए, पीछे बाप मार जाए, तो जायदाद में हिस्सा नहीं बनता बेटे का? हाँ सर, देखिए मोहम्मद असलम मुगल लिखा है, वो डिसोबीडियंट था। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। यही प्ली ली किसने? जलालुद्दीन फिरोज ने। मुझे तो ये उस्मान असलम भी ना उसके साथ मिला हुआ लगता है जलालुद्दीन फिरोज के। जलालुद्दीन फिरोज ने कहा, लोगों, ये जो बच्चा है बगरा खान, जो लड़का है, ये बाप का गुस्ताख था, और तुम्हारे सुल्तान गयासुद्दीन बलबन ने मरते हुए मुझे वसीयत की थी कि इसको सुल्तान हरगिज मत बनाना। मेरे पोते को, काका पटाखा छोटा सा मुइजुद्दीन केकूबाद, उसको सुल्तान बना देना। तो जनाब अली, इसलिए मैं मुइजुद्दीन केकूबाद को सुल्तान बनाने लगा हूं, छोटे से बच्चे को। अच्छा, उसने ऐसा क्यों किया जलालुद्दीन फिरोज ने? उसने ऐसा इसलिए किया कि अगर वो बगरा खान को सुल्तान बना देता, तो बगरा खान सुल्तान बनते ही पहला काम ये करता कि जलालुद्दीन फिरोज को कहता कि थैंक यू वेरी मच, जाओ अपना काम करो, फिर ये तो कभी सुल्तान ना बन सकता जलालुद्दीन फिरोज। तो उसने लोगों को बगरा के खिलाफ उकसाया और सुल्तान बना दिया छोटे से बच्चे को, केकूबाद को। यानी इनडायरेक्टली वो खुद ही सुल्तान बन गया ना। बात समझ आ गई आपको? जी सर। पावर उसने सारी अपने पास रखी, इनडायरेक्टली सुल्तान वो खुद ही बना पड़ा था जी। और बगरा खान बंगाल में रोता पिटता रह गया, छोटे से बच्चे केकूबाद को सुल्तान बना दिया जिसने। और फिर केकूबाद जरा बड़ा हो गया, वो ड्रंक रहता था हर वक्त, उसको जान के ड्रंक लगा, उसको शराब पे लगा के रखा, उसको हर वक्त जनाब उन्होंने, वो डिसिपेशन में पड़ा रहता था, शादियां करता रहता। और एक दिन उन्होंने उसको उठा के रिवर गेंजिस में फेंक दिया, पता नहीं गिर के मरा या मर के गिरा, वो मर गया। और जलालुद्दीन फिरोज डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ सुल्तान हियर, as he belonged to a small village in Afghanistan named as Khilij. So after that his name is Jalaluddin Firoz Khilji. ये बात समझ आ गई आपको? जी सर। ये है जी स्लेव डायनेस्टी। 1206 से स्टार्ट हुई, 1290 में खत्म हुई। 84 इयर्स इसने गुजारे डायनेस्टी ने। आज हमने भी 84 इयर्स गुजारे, पहले हमने शहाबुद्दीन गौरी के टाइम भी देखा। अब इसको लिंक क्या है कि जिस वक्त हमारे पे सवाल आता है कि राइट अ कॉम्प्रिहेंसिव नोट ऑन एवोल्यूशन एंड ग्रोथ ऑफ इस्लाम इन सब कॉन्टिनेंट, तो भाई हमें ये पता होना चाहिए कि इस्लाम यहाँ पे कैसे आया है सब कॉन्टिनेंट में। कि सिंध और पंजाब में तो आया है मोहम्मद बिन कासिम से, केपीके और बलोचिस्तान में आया है सुल्तान महमूद गजनवी से, और बंगाल में आया है कुतुबुद्दीन ऐबक से। ये पड़ी होंगी चीजें तो पता होगा ना। तो इस सारी डायनेस्टी में से मैंने स्टार लगा के दिया आपको कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ। उसकी दो इंपॉर्टेंस है हमारे लिए। एक, ही was the first ever person who took Islam to the northeastern part of subcontinent, and second, he laid the foundation of Islamic State. the foundation of first Islamic State. नूरुल हुदा कहती है रिपीट द क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन आपको 1526 तक पहुंच जाऊं तो मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकता है। मैं आपको बोर्ड पे वो सॉल्व करके दिखाऊंगा कि हेडिंग्स क्या क्या होनी चाहिए, और बीच में क्या लिखना है, और कितना लिखना है, और कैसे लिखना है, कितने टाइम में लिखना है, कितने पेजेस पे लिखना है। ठीक है, इस कमांड के साथ हम चलेंगे। बस ये याद रख लीजिए कि चीजों को याद करना नहीं है, याद रखना है। ठीक है जी, तो ये आपके पास पूरी मौजूद है। 1285 में मारा गया था जी वो मोहम्मद अली। सैयद अहमद पूछ रहे हैं। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। तो किताब मैंने आपको कल लिखवाई थी, पास्ट प्रेसिडेंट फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, डॉक्टर सुल्तान खान साहब की, और साथ मैंने आपको वर्ल्ड टाइम्स की पाकिस्तान अफेयर्स उस्मानी साहब की लिखी हुई किताब बताई थी। लेकिन फ़िलहाल के लिए मैंने कहा था 1526 तक के टाइम के लिए कि हमारे ये नोट्स ही काफ़ी हैं। सारा इमरान कह रही हैं कि जी सर काइंडली गिव ओवरव्यू लाइट ऑफ थी हमारी रेंज से। अब मेरे बेटे 2 मिनट में सारे लेक्चर का बड़ा मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब हम बात करेंगे इस पर मेरी बेटी, तो आप मुझे याद दिला दीजिएगा
मैं थोड़ा सा इस पे बात ज़रूर कर लूँगा, ठीक है। बुक्स मानूर आकिफ कहती हैं दोनों खरीदनी चाहिए, दोनों ले लें, कोई ऐसी बात नहीं है उसमें। टेन्योर ऑफ जलालुद्दीन पिलो प्लीज, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी क्या पूछ रहे हैं भाई, अभी तो आया है यार, अहमद अली भी उसे आने तो दो, कल आएगा फिर मरेगा तो पता चलेगा कितना अर्सा रूल किया। ठीक है जी, बुक रिपीट कर दे। महक कहती हैं जी कि मैंने कहा जी पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान बाय डॉक्टर सुल्तान खान साहब, इसका लेटेस्ट एडिशन ले लिया भाई। और एक हमारी वर्ल्ड टाइम्स की छपी हुई है पाकिस्तान अफेयर्स, वो उस्मानी साहब ने लिखी हुई। ठीक है जनाब, तो करमदाद करमदाद रब्बानी, इकराम रब्बानी से लिखी है कोई किताब यार। If one good book is covering the syllabus, do not run for many other books. अंग्रेज कहता है कि if one book is covering the syllabus, so it's good to have that. और वो अंग्रेज कहता है कि it's better to study one book 11 times instead of studying 11 books once. ठीक है, तो कोई अच्छी किताब ले लें, यकीन करें जो काम सर सैयद अहमद खान ने एक किताब में किए हुए, अमीर हमजा जी सर। दूसरी किताब में भी वही काम किए उन्होंने। ठीक है, ये नहीं जी कोई सर। नया काम नहीं किसी किताब में आ कर गए कि किसी किताब में कुछ लिखा हुआ सर सैयद के बारे में और किसी किताब में लिखा हुआ है कि बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था, कहाँ गया उसे ढूंढो, कोई ऐसी बात हरगिज नहीं है जी। सो जेंटलमैन, व्हाटसोएवर वी हैव ट्राइड टू डिस्कस टुडे, रिपीट इट, कंप्लीट इट एंड कंक्रीट इट and never let it know to anybody else how simple it is। और सब कुछ क्या है, बेकार है बस। You people are precious, कितने, वो very very precious। So try to take very very good care of yourselves and try to become what the best possible sons or daughters of your parents। इसके अलावा ना दुनिया में आखिरत में कामयाबी का और कोई रास्ता नहीं है, और अगर है भी कोई तो एटलीस्ट वो मुझे पता नहीं है। See you all next time, keep flying and enjoying it। Salman Kazmi signing off, thank you very much।
अस्सलाम वालेकुम to everybody. Start हो गया? Assalamu alaikum to everybody. A very pleasant morning. Lahore is rainy today, and I hope that in some other cities too it is raining. Asan, thank you very much. Walaikum assalam. Maria beta, walaikum assalam. Usman, walaikum assalam. Momal, thank you. Well, I hope all of you are going to enjoy both your health and your CSS. जैसे कि मैंने कल कहा था कि एक पहला आपका सैचुरेशन पॉइंट आ जाना है पहले ही हफ्ते में, जब आप में से कुछ लोगों को लगना है मेरे बस की बात नहीं है, बड़ा मुश्किल है, नहीं मैं नहीं कर सकता, टाइम कम है, ये नहीं वो नहीं, तो इन चीजों को आपने ओवरकम करना है. ठीक है, जस्ट shake off these kind of thoughts out of your mind. These are the people like you who do it. Definitely they're not supposed to be the salt of the earth. आप जैसे ही लोग करते हैं और आप में से ही करेंगे इंशाल्लाह ताला. ठीक है, तो मीनवाइल अभी प्रीवियस जो हमने बातचीत की, जो कल हमने कंटेंट्स को डिस्कस किया, आपको उसका पेज सेंड कर दिया गया है. एक्नॉलेज कर दें, आपको वो पेज मिल गया है, और उससे रिलेटेड अगर आपने कोई क्वेश्चंस करने हैं तो आप कर सकते हैं, वरना हम आगे चल रहे हैं. Anybody? So जहां से you have got, it means everybody has got that page basically. Any question on your part? Then I'm going to proceed on to Prezi writing, and I'm going to make a request to all of you. वो request ये होगी कि मैं आज Prezi और उसके contents को, उसके rules को discuss करने लगा हूँ. ठीक है, इस दौरान कोशिश कीजिए आप question ना पूछें. हो सकता है जो कि 98% चांस है कि आपके ज़हन में Prezi से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे मैं खुद ही उनको आंसर कर चुका हूंगा. ठीक है, इंशाल्लाह ताला. तो एट द एंड ऑफ दीज पॉइंट्स, हर एक कंटेंट को करने के बाद मेरा स्टाइल ये है, मैं आपसे क्वेश्चन आंसर्स लेता हूं. ये नहीं कि एट द एंड ऑफ लेक्चर. ठीक है, गॉट द आइडिया? तो ये नहीं कि एट द एंड ऑफ लेक्चर